गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 13। इसमें अब अगला टॉपिक है आप लोगों को विकास की यात्रा। यानी भारत जब आजाद हुआ तो उस समय कई प्रकार की समस्याएं थी भारत के पास, और उन समस्याओं से निपटने के साथ साथ ही भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाना, एक आर्थिक व्यवस्था के रूप में सशक्त राष्ट्र बनाना, उसमें एक काफी समस्या थी, एक जटिल समस्या थी और भी सारे समस्या थे। अगर भारत को एक अर्थव्यवस्था को सही पटरी पर नहीं लाया था तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह सकती थी। इसलिए हमारे राष्ट्रवादी नेताओं के सामने एक चुनौती थी कि किस तरह यहाँ की अर्थव्यवस्था को हम अर्थव्यवस्था का विकास कर सके, अर्थव्यवस्था सुनियोजित ढंग से इसका विकास हो सके। और इसके लिए उन्होंने अपने सूझबूझ से इसके बारे में सोचना शुरू किया और इसके बारे में अपना विकास करना शुरू हुआ। राजनीतिक आजादी के बाद भी आपको आर्थिक समृद्धि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना आर्थिक समृद्धि के राजनीतिक समृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती है। भारत को आर्थिक रूप में विकसित करने के लिए आधुनिक तकनीक के सहारे, आधुनिक तकनीकों के सहारे कृषि और उद्योग दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान की जरूरत थी। एक महत्वपूर्ण चुनौती थी सरकार के सामने और इसमें सोचने को काफी जरूरी थी। इस पर सोचने के लिए और हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने इस पर सोचा भी और तब जाकर उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। और इसके लिए उन्होंने, सरकार ने 1950 में योजना आयोग का गठन किया। इसी कृषि और औद्योगिक विकास के लिए उन्होंने 1950 में योजना आयोग का गठन किया, जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र, यानी जो सरकार है वो और निजी जितने भी हमारे व्यवसायी हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो लोग मिलकर इस योजना पर काम करेंगे भारत की विकास के लिए। और योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्रों दोनों में मिलकर भाग लेकर भागीदारी से इन्होंने अपना सफल प्रयास किया गया। यानी 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ और उसी समय पंचवर्षीय योजना लागू की गई। पंचवर्षीय योजना कहने का मतलब 5 वर्षों के लिए कोई योजना बनाना। सरकार अगले 5 वर्षों के लिए कोई योजना बनाएगी कि इस योजना में हम 5 वर्षों में किस चीज पर सबसे अधिक विकास करेंगे, उसी को हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं। तो पहली पंचवर्षीय योजना में आपको कृषि के बारे में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए बात की गई। उसी तरह पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई आपको 1951 से 1956 के बीच पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कृषि को सुनियोजित ढंग से और आधुनिक ढंग से ज्यादा उपज करने के लिए उसमें बात की गई, उसके विकास के बारे में बात की गई। उसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 67 यानी ये 2 पंचवर्षीय योजना थी। तो उसमें आपको औद्योगिक रूप से उद्योगों के विकास के लिए इस योजना में बात की गई, औद्योगिक रूप से सशक्त होने के लिए इस योजना में बात की गई। हालांकि इस योजना के तहत बहुत बड़े बड़े उद्योगों की, बृहद उद्योगों की स्थापना की गई और हालांकि उद्योगों की तो स्थापना हुई, लेकिन खेती, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य आदि पर उतना ध्यान सरकार का नहीं गया। क्योंकि उस समय हमारे जो संसाधन थे वो सीमित मात्रा में थे। अंग्रेजों के द्वारा हमारे संसाधन का दोहन किया गया था, शोषण किया गया था, तो हमारे पास संसाधन की कमी थी, संसाधनों की कमी थी और इसी कारण वो लोग इस तरफ ध्यान नहीं दिए। भविष्य की जो कठिनाइयां थी, भविष्य में जो पर्यावरण को क्षति होने वाली थी, उसको ध्यान में रखते हुए गांधी जी की जो अनुयायी थी मीरा बहन, उन्होंने 1949 में ही कहा था कि विज्ञान और मशीन के द्वारा बहुत कम समय में बहुत चीजों को पाया जा सकता है। मशीन और विज्ञान से बहुत छोटे से समय में बहुत सारी चीजों को पाया जा सकता है, लेकिन ये भविष्य में
अस्थायी नहीं रह सकता है और इससे अंततः हमको नुकसान ही झेलना पड़ेगा। यानी संतुलन, कुदरत का जो संतुलन है, पर्यावरण का संतुलन हम नहीं कर पाएंगे और हो भी रहा है। आज देखिए कितना प्रदूषण फैला हुआ है पूरे विश्व में। तो उन्होंने कहा था कि हमारे परंपरा जो है पुराने नियमों के तहत ही हम अपनी जिंदगी को चलानी चाहिए और अपना विकास हम लोगों को करना चाहिए। हमारी सरकार ने इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास के लिए कई विदेशी देशों के साथ मिलकर बृहद उद्योगों की स्थापना की, जिसमें आपको भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला ये इस्पात का थाना थी, यानी लोहा का उद्योग, लौह उद्योग था, जो विदेशी देशों के से मिलकर इन बृहद उद्योगों की स्थापना की गई थी। इस तरह भारत ने 11वीं पंचवर्षीय योजना तक कृषि, उद्योग, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा आदि के क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों को मिलाकर इन्होंने काफी विकास किया और काफी प्रगति भारत ने उस समय की। आज भारत का जो विकास दर है वो चीन के बाद दूसरा है। भारत का विकास दर चीन के बाद दूसरा है, यानी भारत के विकास दर के मामले में चीन 1 नंबर पे है और भारत 2 नंबर पे है। हर व्यक्ति को काम करने के लिए, हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने नरेगा की व्यवस्था की गई है। उसके बाद खाद्य सुरक्षा की गारंटी, कोई भूखा ना रहे उसके लिए खाद्य सुरक्षा की गारंटी योजना आदि पर सरकार ने काफी व्यवस्था की है, उस पर काफी सोची है और उन्होंने ऐसे कानून बनाया है जिससे कोई भूखा ना रहे। तो इस तरह की तमाम विकास की क्रियाएं भारत सरकार ने अपनी योजनाओं में की है। 1990 के दशक में तेज आर्थिक विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास में ही औद्योगिक क्षेत्र में भी काफी विकास हुआ हमारे भारत में। उसके बाद औद्योगिक विकास के साथ साथ हमारे देश में सूचना एवं संचार, सॉफ्टवेयर, आधुनिक संचार, परिवहन के साधनों, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहनों में काफी वृद्धि हुई। इन सारे उद्योगों में भी हमारी काफी वृद्धि हुई। हमारे देश ने इन सारे उद्योगों में भी और सारे देशों से ज्यादा प्रगति की। उसके बावजूद भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध काफी मजबूत होके गए। कितने सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे भारत में आकर अपनी कंपनियां स्थापित की, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी जैसे मर्सिडीज है, बहुत सारे मोबाइल फोन है जो विदेशी है, लेकिन आकर हमारे भारत में कंपनियां स्थापित है, हमारे भारत में उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह भारत में और भी देखा जाए तो रेलवे, डाक, बैंक, आर्थिक ऊर्जा, पेट्रोलियम, सुरक्षा से जुड़े उद्योग भी सरकार द्वारा नियंत्रित हैं और निजी, सामाजिक और सरकारी क्षेत्रों को मिलाकर काफी ये विकास के क्षेत्र में है। और इसी कारण पे हम इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र मिलकर इस राज्य का, इस देश का विकास करते हैं हर क्षेत्र के लिए। इसीलिए हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। आज आजादी के बाद जनसंख्या लगभग 3 गुना बढ़ गया है। आजादी के बाद हमारे देश की जनसंख्या लगभग 3 गुना बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे अधिक वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में हुई है। यानी प्रति व्यक्ति आय भी हमारा लगभग 3 गुना बढ़ गया है, भारत के प्रति व्यक्ति आय। तो इससे हम देखते हैं कि आजादी के बाद हमारे देश का विकास किस तरह हुआ, सरकार ने योजनाओं के तहत किस तरह हमारा विकास किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक आपको लोकतांत्रिक सशक्तिकरण है, जिस पर पढ़ के आइएगा। अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि लोकतांत्रिक सशक्तिकरण के क्या है, कैसे हुआ। अभी हम लोगों ने आर्थिक विकास के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।